हमने लास्ट क्लास में इतना तक पढ़ाई किया था ना। अच्छा, पैरेलैक्स मेथड क्या है आपको बस बता दिया था, है ना। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, अगर आप पेन आगे रखते हो आपके आंख के सामने और एक आंख बंद करते हो, आपको एक पॉइंट पे ये पेन दिख रहा है, उसके बाद अगर आंख बंद कर दोगे दूसरे आंख से देखने की कोशिश करोगे तो पेन का पोजीशन हल्का सा चेंज हो जाता है। तो उसी मेथड को हम यूज करके क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन मून या फिर डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ या फिर डिस्टेंस ऑफ अदर प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ। हम इस चीज को यूज करके हम करेंगे, ठीक है। तो पहले पैरेलैक्स मेथड में थोड़ा ये जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको समझ लेते हैं। मान लो इस पॉइंट को आप देख रहे हो पी पे, ठीक है। जब आप एक आंख बंद करके देखते हो, मान लो एक यहां पे आपका आंख पहला वाला आंख है, पहला वाला आंख यहां पे, यहां से देख रहे हो, ठीक है, यहां से देख रहे हो, तो ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। जब ये आंख बंद करके इस आंख से देखे, इस आंख से देखे, तो ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। ये तब बंद किए जब इसको देख रहे थे ये बंद था, जब मतलब इस आंख से जब देख रहे थे ये बंद था, और इस आंख से जब देख रहे हो तो ये बंद था। तो इनके बीच में कुछ एक डिस्टेंस होगा, हमारे दोनों आंखों के बीच में कुछ एक डिस्टेंस है। चलो यहां पे ये एक एंगल बना रहा है, मान लो थीटा, ये एंगल बना रहा है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक वही डिस्टेंस होगा। मान लो ये एस डिस्टेंस हो गया तो ये भी एस डिस्टेंस हो गया, और दोनों आंखों के बीच में मान लो डिस्टेंस हो गया, मान लो ए स्मॉल ए, ये डिस्टेंस हो गया। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल थीटा आपको मिला, इस एंगल को बोला जाता है पैरेलैक्स एंगल। और यहां पे दोनों आंखों के बीच में ये जो एंगल, ये जो डिस्टेंस है ए, इस ए को क्या बोला जाता है, इस ए को बोला जाता है, ए को बोला जाता है बेसिस, BASIS। ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलैक्स है जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कुछ कुछ, ठीक है। अब इसी को यूज करके हम पहले निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ मून और एनी अदर प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, वो निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, मान लो हमारा ये सरफेस है अर्थ का, हालांकि इतना बड़ा सरफेस तो मतलब अगर हम सामने रास्ते में चलते हैं तो हमें रास्ता कभी कर्व नहीं मिलता, लेकिन अर्थ को मैंने ये मान लिया कि ये कर्व्ड है। जनरली अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो फ्लैट के लिए करते हैं, लेकिन अर्थ तो हमारा स्फेरिकल है। मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है। मान लो अगर ये इंडिया है तो ये मान लो कोई दूर का कौन सा देश होगा, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, कहीं पे भी। कोरिया तो बहुत, कोरिया का नाम मत लो, हाँ चाइना का नाम, सॉरी कोरिया। मान लो दो अलग अलग जगह है, ठीक है, दो अलग अलग जगह है और दो अलग अलग जगह पे आप खड़े हो। आप कैसे खड़े हो सकते हैं, एक टाइम पे नहीं खड़े हो सकते। तो आप यहाँ पे खड़े हो, आप अपने दोस्त को कॉल कर दिए जो यहाँ पे इस कंट्री में है और बोल दिए तू उधर खड़ा रहे, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारा मून है या फिर कोई दूसरा प्लैनेट है जिसका हमें डिस्टेंस मेजर करना है। दूसरा प्लैनेट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दूसरा प्लैनेट अर्थ के सरफेस से दिखता नहीं है। जनरली स्काई पूरा क्लियर होना चाहिए टू सी द अदर प्लैनेट्स, और स्काई अगर पूरा क्लियर भी होता है तो हम मिल्की वे गैलेक्सी भी देख सकते हैं फ्रॉम आवर अर्थ, लेकिन उसके लिए पूरा क्लियर स्काई, और आजकल जो पोल्यूशन है दिखता नहीं है और कभी कभी क्लाउड्स भी आ जाते हैं तो पॉसिबल नहीं होता। तो मान लो ये हमारा मून है जो हमें दिखता है। तो और हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट ऐसा स्टार को चूज करते हैं, क्या करते हैं, एक ऐसे स्टार को चूज करते हैं जो हम ए पे खड़े होने पे जिस पॉइंट पे दिख रहा है, ठीक है, ए पे खड़े होने पे मुझे अगर एस इस पॉइंट पे दिख रहा है तो बी पे खड़े होने पे मुझे एस डैश यहां पे दिखेगा, मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। यहां पे खड़े होने पे मुझे एस डैश एक स्टार है, एक स्टार यहां पे भी दिख रहा है, और बी पे भी अगर खड़े हो जाता हूं तो एस डैश यहां पे भी दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, परपेंडिकुलर। मतलब यहां से ए पे खड़े होकर अगर सीधा देखूं तो मुझे मेरे हेड के ऊपर दिखेगा, और बी के ऊपर अगर देखूं जाके खड़े होकर तब भी मुझे मेरे हेड के ऊपर ही दिखेगा। लेकिन जनरली क्या ऐसा होता है, अगर आप फैन को इधर से देख रहे हो वो वहां पे है, मैं अगर इधर आके देख लूं तो क्या वो मेरे सामने है, नहीं है, चेंज हो जा रहा है। लेकिन स्टार एज बिकॉज बहुत दूर है ये पॉसिबल हो सकता है। अगर घर पे भी जाके ट्राई करना, छत के एक कोने पे अगर एक स्टार को देखो आपको लगेगा वो आपके सर के ऊपर है, आप दूसरे कोने के छत पे भी चले जाओ और फिर से देखो तब भी लगेगा कि वो स्टार आपके सर के ऊपर ही है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो जो स्मॉल चेंज आपने किया, मतलब अर्थ से स्टार तक का डिस्टेंस मान लो करोड़ों में होगा, और आपने यहां पे जो चेंज किया वो कितना चेंज किया होगा, मान लो 1 किलोमीटर भी चेंज अगर कर दिया, 1 किलोमीटर भी चेंज कर दिया, ये डिस्टेंस के सामने ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल। और आपको फर्क कब दिखेगा, जब ये यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा तभी तो जाके आपको फर्क दिखेगा कि पोजीशन में चेंज हो रहा है। लेकिन ये डिस्टेंस इतना छोटा होता है एज कंपेयर टू दिस, ये एंगल बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है, और इसलिए हमें चेंज इन पोजीशन ऑफ द स्टार पता नहीं चल पाता। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है और कुछ नहीं। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, बेसिक लॉजिक है, नॉर्मल लॉजिक। अब क्या करना है, और एक पॉइंट पे खड़े होके मान लो मैंने मून को देखा इधर, ठीक है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर
इतना तक ड्रॉ कर देता हूँ, परपेंडिकुलर तो हुआ नहीं, ये मान लो इस बार यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा होगा, मान लो फाई 1, मान लो फाई 1। वैसे ही यहां से भी अगर आप मून को देखते हो तभी आपको एक एंगल मिलेगा, मान लो फाई 2, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इन दोनों पोजीशन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी। ठीक है, बी मतलब कर्व्ड में बी नहीं है, सीधा सीधी बी है, मतलब यहां से यहां तक सीधा सीधी बी। हालांकि सीधा सीधी तो पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है, यहां से मैं ऑस्ट्रेलिया सीधा जा सकता हूं चलते चलते, रास्ते में नाले में गिर जाऊंगा, और अगर नाला भी नहीं आया तो समुद्र में डूब जाऊंगा ना। लेकिन हम हाइपोथेटिकली मान रहे हैं सीधा डिस्टेंस है बी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं इधर तक, तो ये वाला एंगल इस एंगल के साथ बराबर होगा, ये और ये पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स, तो ये फाई 1 ये भी फाई 1, वैसे ही ये एंगल फाई 2 तो ये एंगल भी फाई 2 होगा या नहीं होगा। अब यहां से यहां तक इस पॉइंट को अगर मैं P मान लूं, यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस S है तो ऑब्वियसली बात है यहां से यहां तक भी डिस्टेंस S ही होगा। पैरेलैक्स का भी बताया, पैरेलैक्स में बताया ना, जब एक आंख बंद करके करते हो, यहां पे मैं आंख नहीं बंद कर रहा हूं, यहां पे पोजीशन ही अलग अलग है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारे लिए सेम होगा, S होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं यहां पे एक फॉर्मूला पुट करूं, कौन सा फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये पुट कर सकता हूं। ये फॉर्मूला एक होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां पे आर्क हमारा कितना है, ए बी, ये वाला आर्क बना ना, अगर मैं इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाता हूं तो आर्क हमारा क्या हुआ, ए बी, क्या हो गया, ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस हमारा कितना हो गया, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, इस पॉइंट को नाम दे दो ओ, ओपी, ये रेडियस होगा, ओपी ये रेडियस लो या फिर एपी रेडियस लो, बीपी रेडियस लो, दोनों सेम ही है, तीनों सेम ही है, किसी को भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ए बी अपॉन मैं इसको बीपी भी अगर लिख दूं, बी से लेके पी तक, या फिर ए से अगर पी तक लिख दूं, तो क्या कोई गलत है, गलत नहीं है। अब अब ए बी का डिस्टेंस हमें पता है, ए बी कितना है, बी अपॉन एस हमें पता है, एस कितना है, हाँ एस, सॉरी एस कितना है पूछ रहा हूँ, एस, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, बी अपॉन एस होगा। अब इस थीटा को बी अपॉन एस जो लिखा मैं, थीटा कौन सा एंगल है, ये टोटल एंगल थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, फाई 1 प्लस फाई 2, तो फाई 1 प्लस फाई 2 विल बी इक्वल टू कितना, बी अपॉन एस, ना, तो एस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी अपॉन फाई 1 प्लस फाई 2 होगा। और ये जो एस है ये हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ है ना, निकाल लिया डिस्टेंस घर बैठे बैठे, जाने की जरूरत भी नहीं पड़ा, तो ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। समझे कैसे कैलकुलेट करना है, लिख लो। अब इसी में पैरेलैक्स मेथड में और एक चीज हम करेंगे, क्या करेंगे, ये तो हमने ये पोजीशन देखा कि अर्थ के एक पॉइंट पे हम दो अलग अलग पॉइंट पे खड़े होकर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मान लो मुझे एक स्टार का डिस्टेंस पता करना है। अब स्टार भी बहुत तरीके का होता है, मान लो ये हमारा सन है, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है उसके सामने, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में बहुत तरह तरीके के स्टार्स होंगे, कुछ स्टार्स इधर पास पास होंगे और कुछ स्टार्स इधर दूर दूर होंगे या नहीं होंगे। तो क्या मैं इन स्टार्स का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दिस पैरेलैक्स मेथड। तो हेडिंग देना डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार, कैसे निकालें, मान लो इसको थोड़ा हम ऐसे करते हैं और छोटा बनाते हैं, मान लो ये हमारा सन है, एस फॉर सन, ठीक है, तो अर्थ इसके सामने इधर है, ठीक है, मेरा एक नियर बाय स्टार है जो इस पॉइंट पे है, ठीक है, जो इस पॉइंट पे है और उसको नाम दे देता हूं मैं एन, जो नियर बाय स्टार है। और जो फार अवे एक स्टार है जो कि है मान लो यहाँ पे, उसको मैं नाम दे देता हूं पी डैश, ये नाम दे दिया। यहां से जब जो कॉन्सेप्ट हम वहां पे लगाए इससे पहले वाले ये में कॉन्सेप्ट में, क्या जब अर्थ घूम रहा है, अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, तो जब अर्थ चारों ओर घूम रहा है, यहां से जब अर्थ का पोजीशन यहां होगा, ठीक है, जब अर्थ का पोजीशन यहां होगा तब उसको पी डैश उसके ऊपर दिखेगा,
और जब 6 महीने बाद घूम के यहां पे आ जाएगा, घूमेगा ना अर्थ, जब 6 महीने बाद घूम के यहां आ जाएगा तब भी उसको वहां उसी पोजीशन पे वो स्टार पी डैश का स्टार भी उसके ऊपर ही दिखेगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन यहां पे हमने क्या किया, वहां पे हम जा रहे थे, यहां पे अर्थ को घूमने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब जब यहां पे अर्थ था तब मैंने एन को देखा, एन को देखने के बाद यहां से एक एंगल बना, मान लो θ1, वो मैंने नोट कर दिया। 6 महीने बाद जब अर्थ, ठीक 6 महीने बाद जब अर्थ पहुंच के यहां चला आया, तब मैंने जिस टाइम पे इस स्टार को देखा था उसी टाइम पे फिर से मैंने स्टार को देखा, और उस टाइम पे भी कंडीशन ये है कि पी डैश उसके ऊपर है और उसके साथ उसने एक एंगल बना दिया θ2। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अब मान लो यहां से जो अर्थ सन से स्टार तक जो डिस्टेंस है, हाँ ये डिस्टेंस है d, मुझे ये मान लो ये वाला डिस्टेंस d मुझे निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे निकालना है, और ये स्टार है और अर्थ से स्टार तक का डिस्टेंस मुझे निकालना है d। तो अगर यहां पे ये θ1 हुआ, θ2 हुआ, तो यहां पे कितना होगा θ2, वैसे यहां से भी कितना होगा θ1। अभी यहां पे भी अगर पैरेलैक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो θ विल बी इक्वल टू कितना, आर्क अपॉन रेडियस होगा। अब ये रेडियस ये वाला है, या फिर रेडियस को मैं ये ले सकता हूं d, और आर्क हमारा कितना हो जाएगा, जो 6 महीना यहां से यहां घूमा ये वाला, इसको अगर मैं नाम दे दूं a, इसको नाम दे दूं b, आर्क हो गया ए बी, और डायमीटर रेडियस हो गया हमारा d। तो थीटा, और थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, θ1 प्लस θ2, तो θ1 प्लस θ2 विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन डी। तो d विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बाय θ1 प्लस θ2। और ये ए बी क्या हम निकाल सकते हैं, 6 मंथ्स के लिए बोला ना, 6 मंथ्स के लिए मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, टाइम हो गया 6 मंथ्स। ठीक है, टाइम हो गया 6 मंथ्स, और उसका स्पीड 1 घंटा, टोटल स्पीड कैसे निकाल सकते हैं उसका, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर रहा है, 2 पाई आर, सन के चारों ओर सर्कल में 2 पाई आर, हालांकि सर्कल नहीं होता है, एलिप्टिकल होता है, मैं लेकिन एक जनरल कैलकुलेशन बता रहा हूँ पर तुम लोग, क्योंकि एलिप्टिकल के लिए अलग फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का एलिप्टिकल मोशन होता है, लेकिन सर्कल भी अगर मैं मान के चलता हूँ तो 2 पाई आर है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना चाहिए, कितना ले रहा है, 365 मूव करने के लिए टोटल सर्कल में। अर्थ सन के चारों ओर 365 दिन में खत्म करता है अपना एक रिवोल्यूशन। तो स्पीड हमारा कितना हो गया, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा स्पीड है। तो स्पीड, इसको सॉल्व करके मुझे स्पीड मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जब मुझे स्पीड मिल जाएगा। और ये आर कितना है, आर हमारा ये वाला डिस्टेंस, सन से लेकर आर तक का डिस्टेंस, आर तक का डिस्टेंस वो हमें पता है, वैल्यू पता होता है। और उसका भी अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो इससे पहले वाला जो मेथड है, मून से जैसे डिस्टेंस निकाले, मून का डिस्टेंस, वैसे ही आप सन का भी डिस्टेंस निकाल सकते हो बाय यूजिंग दैट मेथड। तो रेडियस मिल गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो मुझे स्पीड ऑफ द अर्थ मिल जाएगा। स्पीड ऑफ द अर्थ मिल गया तो ये वाला डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, स्पीड बाय टाइम, टी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ स्पीड इनटू टाइम। तो ए बी विल बी, स्पीड हमें यहाँ से मिला है, और टाइम कितना हो जाएगा 6 महीना, मतलब 30 इंटू 6 180 डेज, और स्पीड हमें इधर से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मुझे ये ए बी डिस्टेंस मिल जाएगा। उस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दो, और एंगल हमें पता है, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया जाता है घर बैठे बैठे? नहीं तो ये स्टार जो होते हैं ये लाइट ईयर्स के दूरी पे होते हैं ना, तो कैसे कैलकुलेट करें घर बैठे बैठे? लाइट ईयर से अच्छा तो इतना मेहनत करके कैलकुलेट ही कर लेते हैं, उतना दूर जाने से अच्छा। टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल लग सकता है कैलकुलेशन में, लग भी जाए, लेकिन 1-2 साल इज बेटर देन स्पेंडिंग 100 ऑफ ईयर्स इन ट्रैवलिंग। और ट्रैवल करेंगे तो विथ लाइट के स्पीड से, वो तो पॉसिबल भी नहीं है, तब जाके हम ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो उतना करने से अच्छा तो हम ये कर दें। समझे या नहीं समझे? तो ऐसे हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार। और नियर बाय स्टार का कॉन्सेप्ट सबके लिए अलग अलग होगा, सबके लिए अलग अलग। मतलब हो सकता है मेरे लिए यहाँ से बसंती हॉर्न किचन चले जाएंगे, कम है, मेरे लिए 10 किलोमीटर कम है, आपके लिए 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो सकता है। वो तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ना, किसके लिए पास कौन सा, किसके लिए क्या है, तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो ये जो मैंने नियर बाय स्टार बोला, तो सबके लिए अप्लाई करने के लिए ये बोल दिया गया, जो स्टार्स 100 लाइट ईयर से कम हो, तब हम उसका डिस्टेंस इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज यूजफुल। और ये पैरेलैक्स मेथड, इट इज यूजफुल व्हेन
द डिस्टेंस ऑफ स्टार इज लेस देन 100 लाइट ईयर। जब कम हो तभी ये पॉसिबल है। मैं इस मेथड को यूज करके ये वाला डिस्टेंस नहीं निकाल सकता, मतलब फार अवे स्टार का डिस्टेंस इस मेथड से नहीं निकाल सकता, उसके लिए अलग मेथड है, अभी सीखेंगे वो वाला। ऑफ फार अवे स्टार, डिस्टेंस ऑफ ए फार अवे स्टार, और उसको मेजर हम कर सकते हैं बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर मैं ये थ्योरम क्या बोलता है वो बताऊंगा। कभी रेलवे ट्रैक पे खड़े होकर देखे हो कि ट्रेन आ रहा है आपके पास? कभी स्टेशन में नहीं देखे? स्टेशन में जब ट्रैक पे खड़े हो, मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अगर देखते हो ट्रेन बहुत दूर होता है, जब वो दूर होता है उसका लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम होता है, जैसे जैसे वो आपके पास आता है उसका इंटेंसिटी बढ़ते हुए जाता है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मान लो आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे कुरकुरे खा रहे हो और ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका ट्रेन हो गया, मान लो ट्रेन, और ये डिस्टेंस है d, ठीक है। जब डिस्टेंस हमारा मतलब ट्रेन आपके पास आते जाएगा, मतलब डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। वैसे वैसे जब यहाँ पे होगा इंटेंसिटी, मान लो आपको आई दिख रहा होगा, जब आपके पास आएगा इंटेंसिटी उसका बढ़ते हुए जाएगा, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस घट रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी हमारा बढ़ रहा है, और कितने तेजी से बढ़ता है वो ये लॉ बताता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जाता है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ते हुए जाता है, और अगर उसका वाइस वर्सा ले, अगर डिस्टेंस में बढ़ाते हुए जाऊं तो इंटेंसिटी घटते हुए जाएगा। तो इसी लॉ को यूज करके हम डिस्टेंस निकालते हैं ऑफ फार अवे स्टार्स का, ठीक है। ये लॉ हमें क्या बोलता है, मैं लॉ लिख लेता हूं, लिख लो उसके बाद समझेंगे क्या बोलता है। द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट। अब हमें पता है, इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं, हमें पता है कि जो स्टार्स होते हैं उनका खुद का लाइट होता है ना। मान लो आप अर्थ पे यहाँ पे खड़े हो, मान लो अर्थ पे आप यहाँ पे हो और यहाँ पे आपने एक स्टार को देखा जो आपके इतने पास है, ठीक है, उसका इंटेंसिटी कुछ होगा I1 मान लो, और वो डिस्टेंस आपको पता होगा क्योंकि नियर बाय स्टार का डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करें इससे पहले देखा। और एक फार अवे स्टार है जो यहाँ पे है, ये जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ R1, ठीक है। इसका इंटेंसिटी या इल्यूमिनेशन का इंटेंसिटी मान लो I2 है, वो भी आप पता कर सकते हो कितना तेजी से वो चमक रहा है, वो तो आपके आंखों से आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। और उसके लिए मशीन्स भी आते हैं कि कैसे इंटेंसिटी कैलकुलेट करे, ठीक है, किसका इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है, मशीन्स भी आते हैं। तो इसका I2 मान लो, इसका इंटेंसिटी स्टार का इंटेंसिटी ज़्यादा दूर है, तो मुझे ये बताओ ये इंटेंसिटी ज़्यादा होगा या इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, पास वाला, क्योंकि वो आपके पास है। अगर दूर है तो उसका इंटेंसिटी कम होता है। तो मान लो यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो हो गया R2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ I1 अपॉन I2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, क्या ये गलत होगा? और मुझे समझ में आया ये कहाँ से उठा के मैं लाया। अच्छा ठीक है, देखो मुझे पता है मैंने डायरेक्ट लिख लिया तो दिमाग के ऊपर से चला गया होगा। इसको अगर हम थोड़ा तोड़ें तो ये क्या होगा, I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से। वैसे ही I2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I2 विल बी इक्वल टू R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर होगा। तो इधर से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहां पे I1 हमें पता है, I2 हमें पता है, R1 हमें पता है, R1 डिस्टेंस ऑफ द नियर बाय स्टार। तो मैं R2 निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। तो हम ऐसे इस लॉ को यूज करके हम डिस्टेंस स्टार का जो बहुत दूर है उनका डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पे जो स्टार का हम बात कर रहे हैं, दे आर द डिस्टेंसेस ऑफ द स्टार आर मोर देन 100 लाइट ईयर्स। अगर इतना दूर हो तब जाके हम इसका निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ या थ्योरम। समझे कैसे निकालते हैं? लिख लो फिर आगे चलेंगे। मान लो हम यहां से रात को मून को, चंदा मामा को देखते हैं। अब वो हमें दिखता है इतू सा, दिखता है ना, लेकिन क्या अगर हम उसके पास जाए तब भी हमें वो इतू सा दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसका साइज जनरली बड़ा ही है। तो उसका डायमीटर हम कैसे कैलकुलेट करें? डायमीटर कैसे कैलकुलेट करें? आप डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए इंची टेप लेके जाके उसके चारों ओर स्पेसशिप में घूम घूम के उसका डायमीटर तो नहीं नापेंगे ना, तो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे निकाले डायमीटर? अर्थ से बैठे बैठे अपने घर पे कैसे निकाले, उसको भी कर सकते हैं। ये भी आपके टॉपिक में है और एनसीईआरटी में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी है, ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और हाँ तो मैं आपको क्या बता रहा था, डायमीटर कैसे निकाले ना, डायमीटर ऑफ मून।
तो कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए? कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा चीज़ है। मान लो आप अर्थ पे हो, ये आपका अर्थ है और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है? मून यहाँ पे है। आपने पहले मून के इस वाले पॉइंट को देखा, ठीक है? ये उसका डायमीटर होगा। फिर आपने मून के इस वाले पॉइंट को देखा, यहाँ पे एक एंगल बना थीटा। डिस्टेंस ऑफ द, आपसे मून का डिस्टेंस आपको पता है? ये वाला डिस्टेंस आपको पता है या नहीं? हमने अभी बताया कि कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया और मान लो इसका डायमीटर d है। तो अब थीटा, वही फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस हमारा कितना है? s। थीटा आपको पता है, आप जो एंगल से देख रहे हो, पहले इसको देखा फिर घूम के इतने देखा, तो कितना घूमे आपको तो एंगल मिल जाएगा। अब ये s, तो आर्क हमारा कितना होगा? ये d। तो d विल बी इक्वल टू s अपॉन s इंटू थीटा, ये होगा। तो डायमीटर ऑफ द मून आप यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब ये जो हमने डिस्टेंस वगैरह निकाले, वो सारे निकाले बड़े बड़े या बहुत दूर दूर जो डिस्टेंसेस थे। अब मैं निकालना चाहता हूं डायमीटर ऑफ ए या फिर रेडियस ऑफ ए मॉलिक्यूल या एटम, वो भी निकाल सकते हैं। ये तो बड़े बड़े चीज होगी थी, इसको लिख लो। अब आते हैं, मान लो मुझे एक एटम है, एटम बहुत छोटा होता है। अब उसको भी हम मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना छोटा होता है, वो आंख से नहीं दिखता, स्केल से मेजर कैसे करें? या फिर स्क्रू गॉज वगैरह भी यूज करके मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इतना छोटा होता है। तो उसके लिए हमारे पास दिया गया एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस बोलता क्या है, इसको समझो थोड़ा। अब इसको जरा देखो, हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, ठीक है? मैंने एक क्यूब लिया, क्या लिया? एक क्यूब लिया और इस क्यूब का वॉल्यूम, और इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो मान लो, कहां लिखा है? हाँ, इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो मान लो 1 ग्राम, ठीक है? मतलब उसमें 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट्स या कोई चीजें रह सकती। अब मैंने 1 ग्राम ऑफ एटम्स लिया और इसके अंदर भर दिया। आज बिकॉज इसका वॉल्यूम 1 ग्राम है तो इसके अंदर 1 ग्राम ऑफ एटम्स रह जाएंगे, फिल होके रहेंगे या नहीं रहेंगे? लेकिन एज बिकॉज ये सारे जो एटम्स है वो स्फेरिकल शेप में है, क्या वो इस बॉक्स का सारा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेते हैं? नहीं, कुछ कुछ वॉल्यूम्स यहाँ पे बीच में स्पेसेस में रह जाते हैं। तो एवोगाड्रो साहब ने ये कहा था, उसको मैं स्टेटमेंट में लिख लेता हूं फिर समझना। अब ये क्या बोलता है इसको जरा समझना। अब ये जो क्यूब हमने लिया था उसका वॉल्यूम कितना है? यहाँ पे हमने जो एटम लिया उसका वजन कितना था? 1 ग्राम। उसका भी वजन 1 ग्राम था ना, तभी तो 1 ग्राम इसमें गिरा और हम रख पाए। अगर वो 1 ग्राम नहीं होता, जो अमाउंट ऑफ एटम्स हमने लिया वो अगर 1 ग्राम नहीं होता, क्या वो 1 ग्राम के बॉक्स में रह पाता? नहीं रह पाता ना। तो 1 ग्राम के बॉक्स में कैसे रह पाया? क्योंकि मैंने 1 ग्राम ऑफ एटम्स लिया। लेट मैं ये मान लेता हूं नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितना होता है? n। ये हमें पता है ना, एवोगाड्रो नंबर ये होता है ना। तो 1 ग्राम में n नंबर्स ऑफ एटम्स हैं और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, जो हमने एटम्स लिए थे उसका मॉलिक्यूलर मास मान लो कितना है? m। उसका मॉलिक्यूलर मास m है और नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितना है? कुछ कंफ्यूज किया मैंने। लेट नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूलर मास, मान लो हमने जो सब्सटेंस लिया था वो मॉलिक्यूलर मास उसका कितना है? m। लेट नंबर ऑफ एटम्स इन m ग्राम इक्वल टू कितना होता है? n। मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है? m। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है? उसका वजन, वो कुछ ग्राम होता है। उसका मॉलिक्यूलर मास में मान लिया m, और उसके एक मॉलिक्यूलर मास में कितने एटम्स होते हैं? n। एवोगाड्रो नंबर आपने ये पढ़ा भी होगा बचपन में, नहीं पढ़ा? एवोगाड्रो नंबर 6.23 इंटू 10 टू द पावर -27 -27 नहीं है, -23 10 टू द पावर 23 -23 बोलो, 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रो नंबर होता है ना। हाँ, तो m मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, तो m ग्राम में इसको लिख लो और इजी करने के लिए। m ग्राम के लिए तो 1 ग्राम में कितने एटम्स आ जाएंगे?
N/m, m ग्राम में n एटम्स है तो 1 ग्राम में, हाँ N/m, सॉरी कितना होगा, N/m एटम्स ये होंगे। अब मान लो इसका जो एटम का रेडियस हम मान लेते हैं r, लेट इसका रेडियस कितना है, रेडियस भी r, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है ना। तो एक एटम का वॉल्यूम इतना, इतने एटम्स का वॉल्यूम कितना होगा मल्टीप्लाई बाय N/m, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो गया N/m इंटू 4/3 पाई r क्यूब, इतना होगा या नहीं होगा। अब लेट हम ये मान लेते हैं ये जो जगह, इतने सारे एटम्स जितना जगह ऑक्युपाई किए, इतने सारे एटम्स जितना जगह ऑक्युपाई किए वो है v, लेट v बी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय N/m एटम्स, ठीक है, N/m एटम्स v वॉल्यूम ऑक्युपाई किए, और एक जो टोटल एक्चुअल में उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, ये ऑक्युपाई किए कितना v। अब एवोगाड्रो साहब क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो साहब बोलते हैं द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। मतलब अगर एक डब्बा है उसमें अगर मैंने बॉल्स डाल दिए, तो अगर मैं बॉल का इन सारे बॉल्स को मेल्ट करके एक बड़ा सा बॉल बना दूं, उसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी नॉट इक्वल टू इस बॉक्स का वॉल्यूम, वो किसके बराबर होगा 2/3 ऑफ द बॉक्स का वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ये क्या बन जाएगा N/m इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू कितना 2/3 ऑफ v। एवोगाड्रो साहब के हाइपोथेसिस के हिसाब से ये वॉल्यूम इसका 2/3 ऑफ दिस वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है पक्का, कहीं पे कोई डाउट नहीं, श्योर। चलो लेट रो बी द, अब यहां पे आते हैं, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ दिस एटम्स, ठीक है, या फिर दिस सब्सटेंसेस। तो रो अगर डेंसिटी हो गया, रो इक्वल टू हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब इसका मास मैं मान के चलता हूं क्या है 1, इजी होगा कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो यहां पे तो v विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/रो होगा। तो इस v के जगह पे मैं अगर 1/रो पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा N/m इंटू 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 2/3 रो, ये होगा। तो इसमें से मुझे रो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस पता है, r पता है, रेडियस ऑफ द r निकालना है, सॉरी 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, n पता है, m पता है। तो यहाँ इसमें से, इस इक्वेशन में से मैं r का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इसी कैलकुलेशन को यूज करके एटम्स का या इलेक्ट्रॉन्स का रेडियस निकाला जाता है बाय यूजिंग दिस मेथड ओनली। समझ में आया ये सारी चीजें, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्लास मिलता है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर को खत्म ही करते हैं, बहुत लंबा खिंच गया नहीं, हाँ बोर लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं पे भी समझ नहीं आता तो पूछना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।